मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका बायोलॉजी की क्लास में स्वागत करता हूं। और जो आज हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी आपके कोशिका झिल्ली के मॉडल की, जिसके अंदर हम एक मॉडल बात कर चुके थे जिसे हम डेविसन डेनियली का सैंडविच मॉडल कहते थे। अब मैं आज आपको दूसरा मॉडल समझाने जा रहा हूं जिसे इकाई कला मॉडल, देखिएगा, दूसरा इकाई कला मॉडल या यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। इस मॉडल का जो प्रतिपादन है वो रॉबर्टसन वैज्ञानिक ने किया। देखिएगा, शब्द को जोड़ने की कोशिश करिएगा। यूनिट शब्द में टी आ रहा है और रॉबर्टसन में भी आपकी टी आ रहा है। साइंटिस्ट को कोरिलेट कीजिएगा, क्योंकि साइंटिस्ट कई बार कंपटीशनों में पूछ लिए जाते हैं और साइंटिस्ट में कोई लॉजिक नहीं होता कि आपको वो याद रह जाए। कुछ इस तरह से लॉजिक जरूर रखिएगा जिससे दिमाग में आपके बैठे। जैसे डेविसन और डेनियली डी आ रहा था और उधर सैंडविच मॉडल में भी डी आ रहा था, दोनों डी कोरिलेट हो गए, तो यहां दोनों टी कोरिलेट हो गए। तो इस तरह से आप वैज्ञानिक याद करने की कोशिश कीजिएगा। इकाई कला मॉडल, इसमें इन्होंने ज्यादा नहीं बोला। इन्होंने कहा कि कोशिका झिल्ली जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक परत के रूप में मिलती है, परत के रूप में, इन सिंगल लेयर। सिंगल लेयर मिलेगी, इसलिए इकाई या एकक, एकक भी बोलते हैं, या यूनिट शब्द उन्होंने इसके लिए दिया। इसके अलावा इसमें कोई खास बात नहीं है। अब मैं तीसरे मॉडल पे बात करता हूं। तीसरा मॉडल तरल मोज़ेइक मॉडल, जिसे हम फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल भी कहते हैं। ये जो मॉडल है इसका प्रतिपादन सिंगर और निकोलसन ने किया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट कोशिका झिल्ली से संबंधित। दो वैज्ञानिक हम पहले बात कर चुके थे, क्रेमर और नागेली, और दूसरा जेक्यू प्लो जो हिस्ट्री में थे। फिर उसके बाद डेविसन और डेनियली, फिर रॉबर्टसन और फिर सिंगर और निकोलसन। बस यहीं तक इन कोशिका झिल्ली के वैज्ञानिक हैं। बस ये संबंधित वैज्ञानिक आपको याद रखने। तो सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक कोशिका झिल्ली से या सेल मेम्ब्रेन से संबंधित सिंगर और निकोलसन, जिसने क्या किया, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल दिया। अब देखो, हम इसकी बात करें। पहला पॉइंट, सर्वाधिक मान्य मॉडल। पहला चीज, सर्वाधिक मान्य मतलब यूनिवर्सल, इसको आपके वैलिडिटी दी गई है कि ये जो मॉडल है यूनिवर्सली ट्रुथ है, ऐसा ही कोशिका झिल्ली होती है। तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक्सेप्टेबल जो मॉडल है वो सर्वाधिक मान्य मॉडल कौन सा है, तरल मोज़ेइक मॉडल। ये कई बार क्वेश्चन बना है। अब इस मॉडल के अनुसार क्या है हम बात करते हैं। देखो, यहां भी जब हम बात करेंगे तो जैसे जैसे इन्होंने संरचना दी वैसे वैसे लेते हैं। देखो, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया पहली चीज, वसा या लिपिड जो है वो लिपिड मध्य में व्यवस्थित होती है, मध्य में उपस्थित। इट इज प्रेजेंट इन मिड एरिया। पहली चीज, कोशिका झिल्ली जो होगी उसके मध्य के अंदर आपके क्या होगी, वसा होगी। इसकी मोटाई लगभग 35 एंगस्ट्रम, लगभग 35 एंगस्ट्रम के आसपास ये होती है। और ये जो परत है, ये परत 2 लेयर की बनी हुई है। बीच के अंदर कितनी लेयर की है, बाइलेयर्ड, 2 लेयर होती है। ठीक है, इस 2 लेयर में भी
वसा का जो मॉलिक्यूल है, लिपिड का मॉलिक्यूल है, उसके दो भाग होते हैं, एक हेड पार्ट और एक टेल पार्ट। सुनिएगा, जो वसा है, मान लो ये वसा का अणु या लिपिड मॉलिक्यूल है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक हेड पार्ट और एक टेल पार्ट, शीर्ष और जिसे पूंछ कहते हैं, शीर्ष और पूंछ। देखो, इसे हम बोल रहे हैं शीर्ष और इसे बोल रहे हैं पूंछ। ये शीर्ष पार्ट बाहर की तरफ, जबकि पूंछ पार्ट अंदर की तरफ, इनसाइड होता है ये, जबकि ये आउटसाइड होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये आउटसाइड हेड पार्ट जो है वो बाहर की तरफ होगा, जबकि पूंछ जो है वो कहां होगी, आपके अंदर की तरफ। ठीक है, अब देखना इसकी एक और विशेषता, ये जल रागी, जबकि ये जल विरागी, हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोफिलिक होता है। इसका मतलब सुनो, ये दो टर्म हैं, हाइड्रो मतलब जल, पानी, वाटर मॉलिक्यूल, फोबिक, फोबिया मतलब डरता है, मतलब जल के साथ जुड़ेगा नहीं, कनेक्ट नहीं होगा। तो ये जो अंदर की तरफ है वो फैट का पार्ट जल के साथ नहीं जुड़ेगा, जबकि बाहर की तरफ जो है वो हाइड्रोफिलिक मतलब जल के साथ जुड़ने वाला होता है। तो मैंने जो लिपिड की मॉलिक्यूल है उस लिपिड मॉलिक्यूल की बात करी। ठीक है, अब बात करता हूं प्रोटीन। प्रोटीन की दो लेयर होती हैं। प्रोटीन की कितनी लेयर होती है? 2 लेयर। ठीक है, और ये दोनों तरफ होती हैं, इस वसा के दोनों तरफ। मैं चित्र बना करके भी एक्सप्लेन करूंगा, आप निश्चिंत रहें, आप ध्यान दें। प्रोटीन जो है उसकी 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, पर प्रोटीन का जो अणु है, मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन वो 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रोटीन होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य, जिसे हम परिधीय भी कहते हैं। आंतरिक इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल, पेरिफेरल। आंतरिक और बाह्य जब बात करें तो ये आंतरिक और बाह्य किस आधार पर बात की गई है कि उस परत के अंदर है, कोशिका झिल्ली के अंदर है, या सिर्फ बाहर की तरफ है। ठीक है, अब जब हम आंतरिक प्रोटीन की बात कर रहे हैं और बाह्य प्रोटीन की बात कर रहे हैं तो इनका नेचर भी बात करते हैं। ये तरल रूप में उपस्थित होता है, तरल रूप में, मतलब इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म, पहली चीज। जबकि ये इंट्रिंसिक जो होता है, आंतरिक, ये पदार्थों का संवहन करता है, पदार्थों का संवहन करता है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन। आपको कोशिका झिल्ली से संबंधित ये ही क्वेश्चन दिया जा सकता है अच्छा डेप्थ में। कोशिका झिल्ली में पदार्थों के संवहन के लिए जिम्मेदार तत्व होता है वसा, होता है वसा का शीर्ष भाग, वसा का पूंछ भाग, आंतरिक प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन। टिक करो जो आपको ठीक लग रहा है। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन किस तरह से निकलता है, डेप्थ से डेप्थ तक अपन ध्यान देंगे तो कभी समस्या नहीं आएगी। तो देखिएगा, प्रोटीन 2 तरह का, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हमने बात करी। ठीक है, अब सुनिएगा, एक और चीज बताता हूं स्पेशल। बाह्य जो प्रोटीन है वो बाहर की तरफ है, इसे कोशिका झिल्ली का गेट कीपर भी कहते हैं।
गेटकीपर क्या है? अरे द्वारपाल, द्वारपाल जो द्वार पर खड़ा रहता है। और कोशिका झिल्ली के द्वार पर मतलब सबसे बाहर जो खड़ा है वही तो द्वारपाल होगा। तो कोशिका झिल्ली के बाहर क्या है? परिधीय प्रोटीन। सबसे बाहर की तरफ कोशिका झिल्ली में अगर कोई संरचना है तो वो क्या होगी? आपकी परिधीय प्रोटीन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब वसा अणु, हेड और टेल दो पार्ट होते हैं। ये हेड बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये जल रहेगी, ये जल भी रहेगी, पर ये स्थित कहां होता है? मध्य में, मिड पार्ट में। इसका मतलब लिपिड ये रहा, लिपिड ये रहा, दो लेयर। ठीक है, फिर प्रोटीन की दो लेयर मिलेंगी दोनों तरफ, ये प्रोटीन, ये प्रोटीन। तो कोशिका झिल्ली में जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से अरेंजमेंट, प्रोटीन प्रोटीन और आपके प्रोटीन प्रोटीन और आपके बीच में लिपिड लिपिड। ठीक है, अब सुनिएगा और देखिए इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं यहीं क्लियर करता हूं। प्रोटीन की जो बाहर वाली लेयर है वो उस तरफ उपस्थित लिपिड की लेयर से बॉन्ड बनाती है, जुड़ेगी। अगर बॉन्ड नहीं बनाएगी तो जुड़ेगी कैसे? यहां जो जुड़ रही है वहां आपके हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड उपस्थित होता है। प्रोटीन और लिपिड के मध्य कौन सा बॉन्ड हो सकता है? या तो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा या फिर आपके दूसरा आयनिक बॉन्ड। तो ये यहां भी कौन सा बॉन्ड होगा? जो यहां लिख रखा है सेम वही होगा। ठीक है, तो ये दोनों परतें आपस में जुड़ गई, पर ये लिपिड लिपिड आपस में जुड़ता है। यहां आपके जो बंद होगा वो वंडरवाल्स या वांडरवाल बंद उपस्थित होता है। किसके मध्य? लिपिड और लिपिड के मध्य। ये ध्यान दीजिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर डेप्थ में उठा करके कहीं आपसे अच्छा टॉपिक निकाल दे तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो चार परतें बनी, दो बीच में लिपिड की और उनके दोनों तरफ प्रोटीन की, तो प्रोटीन और लिपिड के बीच हाइड्रोजन या आयनिक बॉन्ड होता है, जबकि लिपिड और लिपिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? वंडरवाल्स बॉन्ड। ठीक है, अब मैं इसकी एक बार संरचना बना दूं जिससे आपको और क्लियर हो जाए। तो देखो, हमें पहले कौन सी परत बनानी होगी? वसा की। उसका हेड पार्ट कहां होगा? बाहर की तरफ, और टेल पार्ट कहां होगा? अंदर की तरफ। मान लो मेरे ये एक वसा का मॉलिक्यूल है, तो ये दूसरा वसा का मॉलिक्यूल है, ये एक और वसा का मॉलिक्यूल ले लो। मेरे पास बोर्ड में जगह कम है अब, तो मैं ज़्यादा बड़ी कोशिका झिल्ली नहीं बनाऊंगा, यहीं कंप्लीट करते हैं। ये लिपिड लिपिड मॉलिक्यूल हैं और इनके दोनों तरफ ये हेड पार्ट, ये हेड पार्ट, ये क्या है? हेड। ये क्या है? हेड। किसका? लिपिड का। और ये दोनों पार्ट क्या हैं? टेल। क्लियर है? और इन दोनों के बीच में बंद वंडरवाल्स। मैं ऐसा करता हूं, थोड़ा सा काट देता हूं इस चित्र को ताकि मैं यहां लिख सकूं वंडरवाल, वंडरवाल। बात ठीक है। अब इसके चारों तरफ ये लो, ये लो, ये कौन सा प्रोटीन है? बाह्य प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की परत। ये कौन सा प्रोटीन है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की परत। और इस परत में से यदि ऐसे कोई प्रोटीन गुजर रहा है पूरी लंबाई में, ये प्रोटीन कौन सा है? आंतरिक या इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है, यहां कोई पदार्थ को जुड़ेगा तो इस प्रोटीन में होते हुए दूसरी कोशिका में निकल जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपके पदार्थों के संवहन के लिए मैंने किसको जिम्मेदार बताया? आंतरिक प्रोटीन, जो पूरी लंबाई में होता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कोशिका झिल्ली के आर पार उपस्थित कौन सा पदार्थ होता है?
वसा का शीर्ष भाग, वसा का पूंछ भाग, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। तो ध्यान दीजिएगा, कोई पदार्थ आर पार पूरा नहीं होता, केवल पर आंतरिक प्रोटीन जो है वो पूरा होता है। तो ये छोटा सा मैंने यहां डायग्राम बनाया आपकी कोशिका झिल्ली को, क्योंकि मेरा मैटर थोड़ा सा बड़ा हो गया लिखने में, और इसी के साथ मेरा जो कोशिका झिल्ली से संबंधित टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अब मुझे नेक्स्ट जो वीडियो दूंगा उसके अंदर कोशिका झिल्ली के रूपांतरण, कोशिका झिल्ली के कार्य और विशेषताएं कुछ होगी, वो टॉपिक दूंगा। यहां आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।